जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये आज का 18वां सेट है। इसके पहले 17 सेट और प्रीवियस ईयर के जितने भी बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियोज़ का आप PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप इसका PDF पा सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी आपसे पूछ रहा है कि समझ लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों की लगभग समानता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 39 के ख और 39 की ग, ये दोनों में जो है समानता पाई जाती है। क्या आखिर 39 के ख क्या कहता है और 39 का ग क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो 39 के ख के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 39 के ख के अंतर्गत जो है दोस्तों, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण एवं नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, ये 39 का ख कहता है। 39 का ग क्या कहता है? कहता है कि धन का समान वितरण से हो, है ना, यानी धन का समान वितरण से ये संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आया है, तो अगर हम आपसे सवाल कर दें कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ से गया है यानी हमारे संविधान में, तो नोट कर लीजिएगा 1937 ईस्वी में जो है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान। अब ये आयरलैंड भी किसी से लिया था? आयरलैंड किससे लिया था? तो आयरलैंड जो है दोस्तों वो स्पेन के संविधान से लिया था। किससे लिया था? स्पेन के संविधान से। तो ये नया चीज़ है, इसको नोट करिएगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जो है एक स्टेटमेंट था जिनको बार बार क्वेश्चन में पूछता भी है और कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो आप नोट करेंगे KT शाह ने। किसने? KT शाह ने। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कर ले तो इसमें टोटल कितने राज्य आते हैं? तो जितने 7 सिस्टर हैं वो तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ जो है दोस्तों 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं और एक 8वां राज्य भी है, वो है सिक्किम, ठीक है। वो क्या है? सिक्किम। यानी टोटल 8 राज्य जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी राज्य की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। क्या? संबंधित राज्य का राज्यपाल। देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, कौन सा? 243 आई, ये आई है 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई, है ना, वाई के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ में 1 वर्ष के भीतर जितना जल्दी संभव हो सके और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है। तो ठीक है, इस चीज़ को नोट करिएगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि केंद्र सरकार में जो है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आर्टिकल 280 नोट करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य को निर्धारित किए गए हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई भी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाएगा, कोई भी बात अगर जोड़ी जाएगी तो आप 42वां संविधान संशोधन लगाएंगे। आंख बंद करके लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। और अगर रिमूव किया जाएगा तो आप वहाँ पर 44वां संविधान संशोधन लगाएंगे। अच्छा, तो इसमें पूछ रहा है, तो ध्यान में रखेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, क्या है दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन
के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 51 के क के तहत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी अनुच्छेद की चर्चा किस में की गई है? तो 36 से 51 में जो है दोस्तों अनुच्छेद ये राज्य के नीति निषेधक तत्व की चर्चा की गई। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, वार्सो किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। वार्सो जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोलैंड की राजधानी है। अच्छा, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। ठीक है, डेनमार्क नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। जबकि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कोपेनहेगन है। ठीक है, तो इसका अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो क्योडो जापान की समाचार एजेंसी है। इटली की समाचार एजेंसी की बात कर लें तो इटली का है अंसा। इटली का क्या है दोस्तों? अंसा है। फ्रांस का क्या है? AFP है। जबकि मिस्र की अगर हम बात कर ले तो मिस्र का है दोस्तों मेना है। नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, संसार में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो ये सब स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेक सुपीरियर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दोस्तों? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे, यानी कौन था सबसे पहले जो आक्रमण किया था? तो आपको ध्यान में होगा कि सबसे पहला आक्रमण जो है 1712 ईस्वी में अरब के द्वारा है ना, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया था। किसने? सिंध के शासक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर जो है दोस्तों सबसे पहले आक्रमण किया था। ये कौन था? ये अरब का निवासी था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, ठीक बंगाल विभाजन के बाद 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12वां प्रश्न कहता है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है दोस्तों वो किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, कभी आप भूलेंगे नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, 1761 में। किसके किसके बीच में? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। उस समय मराठा का नेतृत्व कौन कर रहे थे, यानी उस समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव। कौन था मराठा का पेशवा? बालाजी बाजीराव। नोट करिएगा। ये तो प्रथम युद्ध हो गया। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध पानीपत की तीसरी युद्ध न हो गई। प्रथम युद्ध हो गया 1526 में और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। तो द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो द्वितीय युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जबकि प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच में। जबकि 1556 में जो द्वितीय युद्ध हुई थी पानीपत की वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 क्या कहता है? कहता है कि अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोती की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोती का मात्रा किसमें पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1, तालाब में सबसे अधिक जल का मात्रा पाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? VVI क्वेश्चन है, नोट करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की एज 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर है, यानी सबसे नजदीक कौन सी है? तो 16 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है कि गुरु गोविंद सिंह यानी पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? पटना यानी पटना साहिब में, जहां आज भी क्या बोलते हैं गुरुद्वारा बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे, ये इनका 22 दिसंबर कब हुआ था दोस्तों? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनकी जन्म हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने पाहुल प्रणाली और खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने किया था। ठीक है, नोट करिएगा। कब पाहुल प्रणाली की तो शुरुआत की थी, अगर खालसा पंथ की स्थापना की बात पूछ ले तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों 1699 ईस्वी में इन्होंने करी थी। अगला प्रश्न देखेंगे,
कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 18 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 1934 ईस्वी में। ये सब बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन चेंज करने वाला नहीं है, ठीक है। कहता है कि बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था, तो सबसे पहले तो आप दो आंसर कट कीजिए, वो क्या है, एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं शामिल थे, और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी नहीं शामिल थे। बचता है सत्यनारायण और अंबिका कांत सिंह, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अंबिका कांत सिंह जो है दोस्तों वो 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह के नेतृत्व में इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध बिहार के नाम पर जो है बिहार राज्य का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। बांग्लादेश का उदय जो है दोस्तों 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तिरुवनंतपुरम में। कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। अच्छा, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में छपना चाहिए, और ये भी किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, ये मेरा गारंटी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगर बात करें तो आप 1962 लगाइएगा, जबकि अंतरिक्ष आयोग का जिक्र करें तो आप 1972 लगाएंगे। एकदम पक्का ये क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए यह पूछेगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है, कहते हैं कि पिनाक क्या है, तो पिनाक जो है दोस्तों मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है, सही आंसर दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कहता है कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो भारत में पहली बोलती फिल्म जो है दोस्तों आरदेसर ईरानी, पहले तो नोट कर लीजिए, आरदेसर ईरानी के द्वारा निर्देशित फिल्म थी, वो जो कि 1931 में बनी। कब बनी थी, 1931 में। वो कौन थी फिल्म, आलम आरा। कौन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आलम आरा मूवी थी। अच्छा, इसमें जो है अभिनेत्री का रोल किसने किया था, तो जुबेदा बेगम ने। किसने, जुबेदा बेगम ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे 26वां प्रश्न क्या कहता है, 26वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 मणिपुरी। क्या, मणिपुरी। बाकी सारे के सारे जो है दोस्तों वो लोक नृत्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको आप IMF भी कहते हैं, ठीक है, IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था, तो 27 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हुआ था IMF की स्थापना, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वाशिंगटन DC। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन DC में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 28वां प्रश्न कहता है कि वर्ष 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पिछले भी सेट में जितने बार भी बताया आपको एक ही बात का रट लगाया मैं कि जितने भी नोबेल अवार्ड है उसको आप दिमाग में रखिए, जहन में डालिए, छपेगा एग्जाम में, नहीं छपेगा तो आप कहिएगा, ठीक है। इसलिए ये VVI पॉइंट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है दोस्तों नोबेल अवार्ड किसे मिला है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वाते पाबो को, ठीक है। ये ऐसे जनरली इसी को हम आप फिजिक्स के क्षेत्र में थोड़ा सा डालिए, लेकिन चिकित्सा पूछ रहा है तो आप स्वातो पाबो ही लिखिए, सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान में रखेंगे ललित कला और भारत रत्न दोनों की स्थापना जो है दिए जाने का स्टार्टिंग हुआ था वो सेम ही ईयर से हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको निकल के आता है क्या, ऑप्शन नंबर 2 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद में निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की चर्चा की गई है, तो 30 की करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर
1 अनुच्छेद 169 के तहत। अगला प्रश्न है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो 31 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ये अकबर के 8 महारत्नों में शामिल थे तानसेन, ठीक है, जिनको तृतीय हिंद के भी नाम से जाना जाता था। नोट करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ तानसेन का जो बचपन का नाम था या दूसरा नाम आप कह लीजिए, तो तानसेन का एक और नाम था, क्या नाम था? वह रामतनु पांडे। क्या नाम था इनका दोस्तों? रामतनु पांडे। अच्छा, मैंने तो नवरत्न तो बता दिया कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अगर पूछ दे कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे, तो अष्टप्रधान जो है दोस्तों वो शिवाजी के दरबार में रहते थे। जबकि एक अष्ट दिग्गज है, इसको भी नोट करिए। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो ये कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, ये अष्ट दिग्गज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उग्र राष्ट्रवाद का पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी नाम आएगा लाल, बाल, पाल, क्या है? लाल, बाल, पाल, ये तीनों दिखेंगे तो तीनों आप आंसर लगाइए, या तीनों में से कोई एक दिखाई देंगे तो उग्र का बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 लगाइए। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो ध्यान में रखेंगे 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, क्या कहता है? तो अनुच्छेद 75 के 2 के तहत क्या है? अनुच्छेद 75(2) के तहत मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, क्या कहता है? कहता है कि गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद यानी कहां से होकर के बहती थी? तो 34 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1। ये महाजनपद से होकर के यानी मगध महाजनपद से होकर के बहती थी। टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 14। अच्छा, मगध मतलब क्या है? तो ये तो आप समझ लीजिए कि गंगा यानी अब बिहार की बात कर रहा है, तो आप सोन नदी भी बिहार से होकर के गुजरती है और गंगा भी बिहार से होकर के गुजरती है, तो आप सीधा सीधा मगध लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो 35 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा है। जबकि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है दोस्तों? भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36वां प्रश्न कहता है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही हो, वो क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, गतिहीन स्फीति कहलाती है। ध्यान में रखिएगा, गतिहीन स्फीति होता क्या है? तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी और मुद्रा क्या है? मंदी और मुद्रा स्फीति दोनों साथ साथ हो, उससे मुद्रा स्फीति यानी गतिहीन स्फीति कहा जाता है, ठीक है। यानी मंदी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? 37वां प्रश्न कहता है दोस्तों, हाँ 37वां प्रश्न कहता है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ये आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है, हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, डेसमंड टुटू और दलाई लामा, दोनों मिलकर के इन्होंने बुक लिखा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? कहता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछते कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तब आप देहरादून लगाएंगे। अगर दिमाग में देहरादून लगाने की बात चल रही होगी तो कट कर दीजिएगा, ये देहरादून जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के शुभंकर कौन था? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, सावज जो है दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु
कितनी होनी चाहिए, तो सांसद कहाँ चुनाते हैं, पहला नंबर तो ये ध्यान में होना चाहिए। तो सांसद जो होता है दोस्तों पार्लियामेंट में चुनाता है, ठीक है। तो इसका फिर भी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 18 वर्ष। आप 25 वर्ष नहीं लगाएंगे, ये लोकसभा के चुनाव के लिए जो दोस्तों 25 वर्ष की जरूरत होती है, जबकि राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष की आयु की जरूरत होती है। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग। इसका अवधि क्या था, शासन क्या था, तो 1856 से 1862 तक ये गवर्नर जनरल रहा था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध किस वंश के से संबंधित है, सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 शाक्य कुल से संबंधित थे बुद्ध, जबकि यात्रिक कुल से महावीर थे, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 45वां प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेघनाथ देसाई के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का चर्चा कर रहा है, तो इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 नभमित्र। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है, सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। अच्छा, पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुषमा स्वराज। पहली दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज, और दूसरा मीरा कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रोएशिया। क्रोएशिया का सबसे पहले यानी प्रारंभिक जो मुद्रा था वो दोस्तों क्या था, कुन्ना था। क्या नाम था उसका, कुन्ना। बाद में इन्होंने यूरो को अपना लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49वां प्रश्न क्या कहता है कि हॉर्स अक्षांश, जिसको आप अश्व अक्षांश भी कहते हैं, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग कितने पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ADB भी कहते हैं, ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। अच्छा, ADB का मुख्यालय हम आपसे पूछ दे तो कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी LP का मनीला में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण होता है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 डॉपलर प्रभाव के वजह से। ठीक है। अच्छा, डॉपलर प्रभाव ने यानी किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉन डॉपलर ने के द्वारा। तो डॉपलर प्रभाव को जॉन डॉपलर ने कब प्रस्तुत किया, तो 1842 ईस्वी में। कब, 1842 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सफेद हो जाएगा। कैसा होगा दोस्तों, सफेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, सही आंसर लगाएंगे जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, यानी त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो तो कोई भी व्यक्ति अपना भार अधिक महसूस करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता, क्योंकि इसका रीजन पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 वायु दाब घट जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए कि जब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल की दाब क्या होती है, घट जाती है, जिससे हाइड्रोजन से भरा रबड़ क्या होता है, गुब्बारा वायु दाब घटने तथा आयतन बढ़ जाने से फट जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, जब प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंग को आपस में समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी
रंग निम्नलिखित में से कौन सा रंग होगा? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 सफ़ेद रंग बनेगा। ऐसे भी देखेंगे ये किस प्रकार का रंग है, तो ये हम प्राथमिक रंग कहते हैं, इसको प्राइमरी रंग भी इसको हम कहते हैं। अगर याद करने का तरीका जानते हैं तो मैंने आपको पहले भी पिछले सेट में बताया है। हनी सिंह का नाम सुना है क्या? तो हाँ सुना है आप लोगों ने। तो हनी सिंह एक सिंगर है, उनके नाम पर एक ट्रिक बनाइए, ज़बरदस्ती ट्रिक बनाइए, हनी लाल। क्या? हनी लाल। ये प्राथमिक रंग का जो है दोस्तों ट्रिक है, कभी भूलेंगे नहीं। ह फोर हरा, नी से नीला और लाल तो है ये है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? कहता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? सेम ही रहेगा। कभी भी प्रकाश की गति को यानी प्रकाश को विचलन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि हाँ, पोषण की उस प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों को से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे पोषण प्रणाली कहा जाता है। यानी किस प्रकार का पोषण प्रणाली कहा जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 मृत जीवी। इसी को आप अपघटक भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके अंदर जीवाणु और विषाणु आते हैं, जीवाणु, कवक, फंगी ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो अच्छा चालक द्रव पूछ रहा है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पारा। अगला प्रश्न है, कहता है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो 61 का करेक्ट आंसर लगाएंगे, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। क्या दोस्तों? कॉपर सल्फेट है। अगर हम इसकी रासायनिक सूत्र देख लें तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। नोट कर लीजिए, आपको मैच कराने वाले में क्वेश्चन में दे सकता है। CuSO4 H2O। ठीक है, ये तो आपका कॉपर सल्फेट का हो गया। अगर हम आपसे पूछ दें कि कैल्शियम सल्फेट यानी जिसको आप जिप्सम कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट और जिसको जब जिप्सम कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नोट करिएगा CaSO4 2H2O। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 62 का ऑप्शन नंबर 2 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान में रखिएगा, ताप बढ़ाने पर, ध्यान में क्या मैं बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ताप बढ़ाने पर द्रव का घनत्व क्या होता है दोस्तों? घट जाता है, जबकि आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन जल के साथ जो है, पानी के साथ ठीक इसके ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन जल के साथ क्या होता है कि जब 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंचता है तो यह नियम उल्टा काम करता है, यानी जल का घनत्व बढ़ जाता है और आयतन घट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, नाभिक के द्रव्यमान संख्या क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि नाभिक के यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में जो होता है वो P+ में N होता है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहता है। तो नाभिक में द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या होती है। इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? कहता है कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न है कि वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 4 78% और नाइट्रोजन की, जबकि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है दोस्तों? ऑक्सीजन की होती है 21%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु की बात करें तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 प्लेटिनम। अगर आपसे पदार्थ पूछ देता कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तब आप वहां पर आप हीरा लगा करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। क्या आप लगा करके आते हैं? हीरा। लेकिन अगर हीरा और प्लेटिनम दोनों रहेगा तो आप कठोरतम धातु में प्लेटिनम, जबकि हीरा पदार्थ है। ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन में दोनों दिया हुआ रहेगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। 67वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 67वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 कोसेरिकु रज्जु में। इसी को आप क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड भी कहते हैं, मेरुरज्जु भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, स्पाइनल कोड या फिर मेरुरज्जु भी कहते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप मेडुला ऑब्लिगेंटा का नाम सुने होंगे। तो ध्यान में रखेंगे कि मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा
का कार्य जो होता है वो ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब, आहार नाल के संकुचन एवं हृदय के धड़कनों को ये नियंत्रित करता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ट्रिटिकेल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? कहता है कि चूना यानी जिसके CaOH का होल ट्वाइस है, हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बना सके? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगला प्रश्न है कि फूलगोभी का कौन सा भाग आप खाते हैं? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, पुष्पक्रम। कहता है कि पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? यानी ओरल जो, तो पोलियो ड्रॉप की अगर बात करें ओरल, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, अल्बर्ट साबिन। जबकि पोलियो टीका का बात करें तो जॉन ई साल्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मिस्टेक करने के लिए आपको देगा भी, गुमराह करने के लिए, लेकिन गुमराह नहीं होना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि विषाणु में क्या होता है? तो ये तो आप प्राचीन युग से पढ़ते आ रहे हैं। विषाणु में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि विषाणु जो है दोस्तों, विषाणु की खोज किसने की थी? तो 1892 ईस्वी में इवानोवस्की ने की थी। किसने? इवानोवस्की ने इसकी जो है दोस्तों खोज की थी। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया ही नहीं बल्कि टिबिया के साथ एक और है हड्डी, नाम है, फेमस हड्डी है, वो है फिबुला। क्या नाम है इसका? फिबुला। तो टिबिया और फिबुला जो है दोस्तों दोनों के दोनों पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 74, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है। तो इसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है H2SO4, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। और आज का सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है? कहता है कि आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू की बात अगर हम कर ले तो आलू से पहले आलू, बैगन, मक्का, ये सब जितने के सारे हैं सोलोनेसी कुल के जो है दोस्तों से संबंधित है। जबकि सूर्यमुखी, मृंगराज, गेंदा, ये सब जो है वो कंपोजिटी से संबंधित है, कंपोजिटी कुल के हैं। लेकिन तरबूज, खरबूज, ये सब जितना भी है, लौकी, जीरा नहीं, खीरा होना चाहिए, वो कुकुरबिटेसी से होने वाले संबंधित कुल से हैं। ठीक है, कुकुरबिटेसी। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें और निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको हम सेट निरंतर लेकर के आते रहेंगे। अगला सेट हम कल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।